क्या बनाया है? He is too weak to lift this bag. He is too weak to lift this bag. ठीक है, फिर समझो इसको दोबारा से। पहली बात, एक सेंटेंस लिख करके आए, सेंटेंस दो भी लिख करके आ सकते हैं, एक भी लिख करके आ सकता है। मैंने आपको दो सेंटेंस के नजरिए से इसको समझाया है। सबसे पहली बात है हमारे लिए एडजेक्टिव ढूंढना। तो अगर किसी को एडजेक्टिव पल्ले नहीं पड़ता तो क्या करें? पहला सेंटेंस ढूंढे और पहले सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड है वो लास्ट वर्ड उसके लिए क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब हमें किसका यूज करना, चाहे टू टू का करें चाहे किसका करें, सो दैट का। इतनी बात समझ में आई? अगर टू टू का करने को कह रहा है तो इससे पहले उस एडजेक्टिव से ठीक पहले TW2 लगा दो और उसके तुरंत बाद क्या लगा देना? TO2 लगा देना। अब इस TO2 के बाद किसका यूज करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। तो अगर कोई वर्ब आपको किसी और भी फॉर्म में दिए तो वो वर्ब हमें किस में लानी पड़ेगी? फर्स्ट फॉर्म में लानी पड़ेगी। अगर पहले से कोई वेरी लगाए, मच लगाए, इनफ लगाए, सो लगाए, क्योंकि ये सब भी एडवर्ब होते हैं और टू भी किसका काम करता है? एडवर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? एडवर्ब का। तो हमें ये हटाने पड़ेंगे और इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? टू लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मैंने बता दिए कहां। ऐसी नियम किसका था भैया? सो दैट का था। अच्छा, एडजेक्टिव ढूंढना, एडजेक्टिव से ठीक पहले क्या लगाना है? सो लगाना है और एडजेक्टिव के ठीक बाद आपको क्या लगाना है? दैट लगाना है। दैट कंजंक्शन होता है और दैट ऐसा कंजंक्शन होता है जिसके बाद हमें असर्टिव सेंटेंस लिखना पड़ेगा। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है दो सेंटेंस, या तो सेंटेंस आपको अफर्मेटिव में लिखना पड़ेगा या सेंटेंस आपको किस में लिखना पड़ेगा? नेगेटिव में। अब मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट चाहिए हमें और हेल्पिंग वर्ब के नाम पर हम दो ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, या तो कैन का या कुड का, या कैन नॉट का या कुड नॉट का। अब कैन कब लगेगा? जब आगे वाला जो टेंस है हमारा प्रेजेंट में होगा। कुड कब लगेगा? जब आगे किसकी बात की जाएगी? पास्ट की। ऐसी कैन नॉट और कुड नॉट पर अप्लाई होगी बात। लेकिन दिक्कत हमारे लिए ये है कि हम कब तो पॉजिटिव वाला यूज करें और कब नेगेटिव वाला यूज करें। तो ये जो एडजेक्टिव होता है आपका, ये डिसाइड करवाएगा पूरा का पूरा फेल कि कब आपको किसका यूज करना है? कैन का यूज करना है और कब आपको कैन नॉट का यूज करना है, कब आपको कुड का यूज करना है और कब आपको किसका यूज करना है? कुड नॉट का। ठीक है, अब दूसरी बात होता क्या है हमारे साथ, जैसे अभी मैंने जो ये एग्जांपल बोला ना, मैंने आपको बोला कि ये जो कैन जो है ना, कैन, इसकी जगह कभी कभी आपको इज एबल टू लिख करके देते हैं। क्या लिख करके देते हैं? इज एबल टू। अगर यही सेंटेंस होगा मेरे भाई तो यहां कुड की जगह आपको क्या लिख करके देंगे बेटा? वाज एबल। इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? किसी को कोई समस्या यहां? मैं आपको उस लेवल से समझा रहा हूं कि वो किसी भी लेवल से पूछ ले पेपर वाला, जैसे मैंने ये एग्जांपल कराया। तो इज एबल टू का भी मतलब क्या होता है? कैन होता है। बाज या बर एबल टू का भी मतलब क्या हो सकता है? कुड हो सकता है। अगर मान लीजिए वो आपको क्या लिख करके दे? कांट लिख करके दे। क्या लिख करके दे? कांट। इसका मतलब क्या होगा? इजारे में से कोई लगा होगा इज, और एबल का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनेबल टू। ऐसे ही क्या दिए बेटा आपको? कुड नॉट दी, तो कुड नॉट का क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है? कुड नॉट का रिप्लेसमेंट होगा वाज अनेबल टू। अब देखिए बात आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? ठीक ठीक। अगर अभी भी इस सवाल से रिलेटेड कोई परेशानी है तो पूछ लो। 1% रिवीजन है, दूसरी बार करा रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन फिर भी एक एक अक्षर समझा रहा हूं मैं तुम्हें। तो ये टू का नियम आपको ध्यान में रखना है। एक एग्जांपल जो मैंने अभी बोला तुम्हारे लिए, उसी को मैं समझा रहा हूं तुम्हारे लिए। बोलना जो मैंने बोला उसको। ही इज टू वीक टू, अरे नहीं भाई, अनेबल वाला मैंने बोला उसको बोलो। He is so weak ही इज सो वीक that he is unable to lift this bag. he is so weak that he is unable to lift this bag. शॉर्ट ट्रिक एक हद तक काम करती है। अगर तुम ये फालतू का रायता रट के गए ना टू सो दैट,
तो यहाँ तुम्हारी लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी बेमतलब में, क्योंकि यहाँ तो कुछ अलग ही कहानी है। तुम कैन कोड रट्टा मार के जा रहे हो और अगर किसी को इसकी नॉलेज नहीं है तो फिर वो क्या होगा, मुश्किल में होगा भैया। ठीक है, मैंने तुम्हें समझाया है। हमारे लिए सीधा सा समाधान, इस सो की जगह क्या करते हैं हम, टू, इस दैट की जगह हमें क्या लिखना है, TO2। ही का ही लिखेंगे भैया, इज का इज लिखेंगे और बीक का क्या लिखेंगे, बीक। कोई परेशानी यहाँ। और अब देखो हमें टू मिल गया, टू के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब हमें क्या हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्या हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। अब ये तो हमारे लिए किसका रिप्लेसमेंट था हमारी भाषा में, ये हमारी भाषा में रिप्लेसमेंट है कांट का। बेसिकली यहाँ होना क्या चाहिए था, कैन नॉट, लेकिन चालाकी चली गई और हमें क्या लिख करके दिया गया, क्या लिख करके दिया गया, इज अनेबल टू लिख करके दिया गया। बच्चा यहाँ गड़बड़ करेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि उसकी नजरों में हेल्पिंग वर्ब इज चली जाएगी और अगर उसने इज को हटा करके अनेबल या एबल को लिखने की कोशिश की तो समस्या खड़ी होगी, जबकि ये रिप्लेसमेंट किसका है, कांट का। तो ये पूरा का पूरा वर्ड हमारी नजरों में हमें हटाना है और हम कहाँ पहुंच जाएंगे, लिफ्ट पर पहुंच जाएंगे। तो लिफ्ट दिस, अगर ये बनाया है तो फिर आपका 100% सही है, नहीं तो फिर आपका गलत है। और कॉमा लगाना मत भूलना। मैं एक दिन कॉपी दिखा रहा था किसी बोर्ड वाले बच्चे की, 2 एग्जाम्पल, अभी वही वाला एग्जाम्पल करा रहा हूं मैं तुम्हें। एग्जाम्पल था चाय वाला, द टी इज so hot that I cannot drink it। 24 का सवाल है ये, किसका है, 24 का। 2 बच्चों की कॉपी देखी, बस थोड़ा सा अंतर था, गलत किया उन्होंने। पहली बात तो इस टू सो की जगह क्या लिखना है आपको, टू, और इस दैट की जगह आपको क्या लिखना है, TO2। यहां हॉट का हॉट आ जाएगा और यहां द टी का द टी आ जाएगा। द टी इज टू हॉट टू। अब ये आई हटाना पड़ेगा हमें, कैन हटाना पड़ेगा, नॉट हटाना पड़ेगा, क्योंकि टू के बाद हमें चाहिए V1 और यहां क्या दे रहा है, ड्रिंक। तो ये V1 है हमारा। इट का आप यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैंने आपके लिए यहां लिखा भी है, देखो V1 के बाद कुछ भी लिखा है उसे आप छेड़ो मत, जैसा लिखा है वैसा का वैसा हमने लिख दिया। बस एक ने यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया था तो उसका पूरा सवाल गलत किया, और एक ने लगाया तब भी उसका पूरा सवाल क्या किया, सही किया। बस फुल स्टॉप के ऊपर गलत या सही उन्होंने कर दिया था उस सवाल को, इतने में कोई परेशानी 1 भी %। अब है अगला सवाल, एज सून एज, तीसरे नंबर का, सारे के सारे इंपोर्टेंट है तुम्हारे लिए। एज सून एज, ठीक है, पहले तो हिंदी मतलब समझ लो, उसके बाद करना। इसका हिंदी मतलब होगा जैसे ही, और फिर आगे कुछ लिखा होगा, फिर बीच में जाकर के इसका अर्थ निकालोगे आप, वैसे ही, जैसे ही, वैसे ही। अब एज सून एज का यूज आपको करना कैसे है, आपको 2 एक्शन दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, 2 एक्शन, एक्शन 1 और एक्शन 2। ठीक है, लेकिन आपको इन 2 एक्शनों में से पहचान करनी है कि कौन सा एक्शन जो है वो पहले होगा। वो एक्शन जो पहले होना चाहिए, उस पहले वाले एक्शन से पहले किसका यूज करोगे आप, एज सून एज का। और जो एक्शन सेकंड नंबर पर होगा उससे पहले आप किसका यूज करोगे बेटा, किसका यूज करोगे, ये आपको कॉमा का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। आपको 2 सेंटेंस लिख करके देगा, आपको खुद पहचान करनी पड़ेगी कि पहला एक्शन कौन सा है। जो एक्शन पहला होगा उस एक्शन को आप लिखोगे और उससे भी पहले किसका यूज करोगे आप, एज सून एज का क्या करोगे, यूज करोगे। और पहला सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाएगा तो कॉमा का यूज करना है और उसके बाद आपको क्या लिखना है, सेकंड एक्शन को लिखना है। मैं एक बात तुम्हें यहां बता रहा हूं, वो बात मेरी विशेषकर आपको ध्यान में रखनी है। ये जो एज सून एज के बाद जो लिखने वाला जो सेंटेंस है, बेसिकली ये जो एक्शन नंबर 1 है, ये जो एक्शन नंबर 1 है ना, ये बेटा आपका असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, असर्टिव सेंटेंस।
शायद मैंने इससे पहले तुम्हें नहीं बताया और किसी ने तुम्हें बताया भी नहीं होगा। ये बताऊंगा मैं तुम्हें इसका लॉजिक कि मैंने ऐसी बात क्यों कही है। तो अभी आपको हाल फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि दो एक्शन देंगे जिनमें दो काम होंगे, एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा। जैसे चोर पुलिस को देख करके भागा, तो पहला काम कौन सा होगा? पुलिस को देखने का। कौन सा होगा? पुलिस को देखने का। उसके बाद क्या होगा? चोर के भागने का। तो पुलिस को देखने वाला जो एक्शन है जिसको हम पहले लिखेंगे, उससे पहले भी हमें किसका यूज करना पड़ेगा? एज सून एज का। अब इसी से मिलता जुलता इसी का भाई बंधु है हमारा अगला, नो सूनर देन। क्या है? नो सूनर देन। नो सूनर, ठीक है, और यहां हमें कॉमा की जगह किसका यूज करना है? देन का। ठीक है, वही कहानी दोनों के बीच में। ये हमारा क्या होगा? एक्शन नंबर 1। जो काम पहले किया जाएगा वो आपको यहां लिखना है। ऊपर हम कॉमा लगा रहे थे, लेकिन यहां हम कॉमा की जगह किसका यूज कर रहे हैं? देन का यूज कर रहे हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे बेटा एक्शन नंबर 2, मतलब वो कार्य जो किसी ने कौन से नंबर पर होगा? दूसरे नंबर पर। अब यहां मैं आपको एक बात बता रहा हूं जो आपके लिए थोड़ी सी समझ में आपको ध्यान में रखना है कि जो नो सूनर वाला जो एक्शन जो होगा, नो सूनर वाला जो सेंटेंस जो होगा, ये बेटा हमें हमेशा यस नो टाइप में लिखना है। किस में लिखना है? यस नो टाइप। यस नो टाइप तो पल्ले पड़ता होगा, मतलब इसकी शुरुआत किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। किससे शुरू करना है? हेल्पिंग वर्ब से। सीधी सीधी कहूं तो इंटेरोगेटिव में शुरुआत करनी है, और इंटेरोगेटिव भी कौन सा? हमारे लिए इंटेरोगेटिव 1। ठीक है, क्यों शुरुआत करनी है? इंटेरोगेटिव 1 से शुरुआत करनी है। अगर आपको इतना पता होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं तोड़ के लिखूं तो इस नो सूनर को सबसे पहले सर नो सूनर लिखना है बेटा, उसके बाद आपको क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या लिखना है? एक्शन 1 लिखना है। क्या लिखना है? एक्शन 1। उसके बाद आपको क्या लगाना है? देन का यूज करना है। किसका यूज करना है? देन का। और उसके बाद आपको क्या लिखना है बेटा? एक्शन नंबर 2 का आपको क्या करना है? यूज करना है। अगर आप किसी को ऊपर वाला पल्ले नहीं पड़ा तो फिर ऐसे समझ लीजिए। तो हमें ये ध्यान रखना, बेसिकली दिक्कत कहां आएगी ऐसा मैंने क्यों बताया है कि अगर आपको नो सूनर से सवाल लिख करके दिया ना, और फिर आपको नो सूनर की जगह एज सून एज लगाने को कहा, तो कुछ लोग जल्दबाजी में गलती क्या करेंगे कि इस हेल्पिंग वर्ब पर नजर नहीं डालेंगे और सीधा नो सूनर की जगह क्या ठूस देंगे? वो लोग एज सून एज ठूस देंगे, और वही गलती हो जाएगी तो फिर पूरा का पूरा सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। कॉमा की जगह हमने यहाँ किसका यूज किया? देन का। जब आप उल्टा जाओगे तो देन की जगह किसका यूज करोगे? कॉमा का क्या करोगे? आप लोग यूज करोगे। जैसे पुलिस वाला को एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे नो सूनर डिड ही सी the police, did he see the police, then he started running, यही है, ये पेपर का सवाल है तुम्हारा। नो सूनर डिड ही सी द पुलिस देन ही स्टार्टेड रनिंग। अब जल्दबाजी में अगर आपसे नो सूनर की जगह एज सून एज का यूज करने को कह दे तो बच्चे जल्दबाजी में ये करने की कोशिश करेंगे, नो सूनर की जगह क्या लिख दो? एज सून एज लिख दो, बाकी तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। डिड ही सी द पुलिस ऐसा लिखने की अगर उन्होंने कोशिश की, और इसकी जगह किसका यूज करना है? कॉमा का यूज करना है। किसका यूज करना है? कॉमा का। ठीक है, ही स्टार्टेड रनिंग हो गया। नो सूनर की जगह किसका यूज हो गया? एज सून एज का यूज हो गया। या दोनों को कभी कभी क्या करने को, अलग सेपरेट करने को भी बोल देता है। उसने नो सूनर का यूज किया, आपसे एज सून एज करने को नहीं कह रहा, वो बस इतना कह रहा है कि दोनों सेंटेंस को क्या कर दो? अलग अलग कर दो, अलग अलग लिख दो, तब भी आपको वही कहानी पढ़नी पड़ेगी। बेसिकली यहाँ पर गलती क्या हुई है जो मैं तुम्हें बता के आया कि एज सून एज के बाद कभी भी आप इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में सेंटेंस को नहीं लिख सकते। हमें इस सेंटेंस को क्या बनाना पड़ेगा? असर्टिव बनाना पड़ेगा। और सर असर्टिव की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से नहीं होती,
सब्जेक्ट से होती है, जब सब्जेक्ट से शुरुआत होगी तो डिड सी नहीं, फिर हमें किसका यूज करना पड़ेगा, सो का यूज करना पड़ेगा। ये लॉजिक है इस बात के पीछे, ठीक है। लेकिन इस समझ तभी आएगा जब किसी ने पहले किए होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एज सून एज के तुरंत बाद हमें असर्टिव सेंटेंस चाहिए, असर्टिव सेंटेंस के बाद हमें कॉमा लगाना है और सेकंड एक्शन को लिख देना है। इसके बाद नो सूनर का यूज जब हम करेंगे तो पहले हमें सेंटेंस को किस में डाल दोगे आप, इंटरोगेटिव सेंटेंस में डाल दोगे, यस नो टाइप वाले में, कॉमा की जगह देन का यूज करोगे और उसके बाद एक्शन नंबर 2 को आप आराम से लिख सकती हो। मैंने तुम्हें इंटरचेंज करना बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्शन नंबर 2 को पहले लिख दे, एक्शन नंबर 1 को बाद में लिखें, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम इसको उठा करके कहाँ रख देंगे, बीच में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, बीच में रख देंगे। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इस सेंटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ही स्टार्टेड रनिंग, ये सेंटेंस कौन सा है, एक्शन नंबर 2 है, उसने दौड़ना शुरू किया। अब इस एज सून एज को कहां ले गया, बीच में ले गए। एज सून एज ही सो द पुलिस। समझ रहे हो मेरी बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है, घबराओगे तो नहीं देख करके उसको, समझ रहे हो बात को। कुछ लोग कहेंगे कॉमा कहां गया, कॉमा वहां किसका काम कर रहा था, कंजंक्शन का काम कर रहा था। यहाँ एज सून एज किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। जब कंजंक्शन लगा है तो फिर कॉमा लगाने की हम बेवकूफी करेंगे क्यों, लगाओगे तो फिर आप सीधे सीधे नंबर जो अपने कटवाने के लक्षण करोगे। इतनी बात पल्ले पड़ी, कोई दिक्कत आपको। तो मैंने आपको टू टू सो दैट करा दिया, मैंने आपको एज सून एज और नो सूनर देन करा दिया। अब मुझे आपको कौन सा कराना है, इफ और अनलेस। शायद 5 नंबर है ना, इफ का यूज, इफ का समझ लो। अब 2 सेंटेंस होंगे हमारे पास इसके लिए, तो इफ का यूज जो आप करोगे बेटा वो करोगे आप कंडीशनल सेंटेंस से पहले। किससे पहले करोगे, कंडीशनल सेंटेंस से पहले हमें किसका यूज करना है, इफ का यूज करना है। किसका यूज करोगे, इफ का। अब बीच में हमें क्या लगाना पड़ता है बेटा, कॉमा लगाना पड़ता है, ये कंजंक्शन का काम करता है। और उसके बाद हमें लिखना पड़ता है बेटा रिजल्ट सेंटेंस। क्या लिखना पड़ता है, रिजल्ट सेंटेंस। आपने कोई काम किया, अब उसका क्या रिजल्ट निकला ये किसमें बताएंगे हम, रिजल्ट सेंटेंस में बताएंगे। किसमें बताएंगे, रिजल्ट सेंटेंस में। अब दिक्कत ये है कि अगर उन्होंने क्रम से लिखा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने अपनी तरफ से सेंटेंस को बिगाड़ करके दिया कि उन्होंने पहले आपको क्या लिख करके दिया, रिजल्ट सेंटेंस, और दूसरे नंबर पर क्या लिख करके दिया, कंडीशनल सेंटेंस। अगर कोई बच्चा ये रट के गया कि पहले वाले सेंटेंस से पहले इफ लगा दो और फिर क्या लगा दो, बीच में कॉमा लगा दो और हो गई गंगा, हो जाएगा आपका उद्धार, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने क्रम से लिखा तब तक तो ये बात ठीक है, अगर उन्होंने क्रम बिगाड़ा तो फिर हमारे लिए क्या होगी, समस्या जो है पैदा हो जाएगी। अब इसका सीधा सा समाधान ये है कि आप लोगों को कुछ पहचान ध्यान में रखनी है। 99% मैं आपको बता रहा हूं, 99%, 1% सब ट्रिक गलत होती है। कंडीशनल सेंटेंस की 99% पहचान ये है कि ये टेंस जो है ना 99% किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। और प्रेजेंट का भी कौन सा होगा, ये लोग इंडेफिनिट होगा। 99%, 1% ये सब गलत है, समझ रहे हो मेरी बात को। इसकी पहचान सर क्या होती है, ये टेंस 99% आपको बता रहा हूं मैं, 99% ये टेंस किसका होगा, फ्यूचर का होगा। और फ्यूचर का भी कौन सा होगा, इंडेफिनिट टेंस होगा। कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं यहां, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, एक सेंटेंस, ही विल सक्सीड, ही विल सक्सीड, सक्सीड। 2 सेंटेंस लिख करके आए, ठीक है। अब आपको कहा गया कि दोनों के साथ किसका यूज कीजिए, इफ का यूज कीजिए। अब मान लीजिए अगर उसने ऐसे लिख करके दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे उसने एक इस क्रम को पलटा, जैसी अगर उस क्रम ने उसको छेड़ा तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। अगर उसने ये सेंटेंस पहले लिख दिया और ये वाला सेंटेंस उसने कहां लिख करके दिया,
बाद में लिख करके दिया तो फिर तुम जितनी भी ट्रिक पढ़ के जाओगे ना, सारी की सारी तुम्हारी धरी रह जाएंगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा उनका, फालतू का बकवास हो जाएगा पूरा का पूरा काम। अभी तो ये इसमें क्या हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, आपने पहचान लिया सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रहा है, ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है, एक्शन। अगर आप मेहनत करोगे आप क्या हो जाओगे, सफल। इसमें कह रहा है कि आप क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। कब सफल हो जाओगे, जब आप क्या करोगे, मेहनत करोगे। तो एक्शन इसमें हो रहा है, आप इसको क्या बोल सकते हो, एक्शन सेंटेंस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एक्शन सेंटेंस भी बोल सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी और दिक्कत है और क्लियर जाना है तो बेसिकली शर्त रखी जाएगी, कंडीशन रखी जाएगी इसमें। अब कंडीशन जिसमें रखी जाएगी उसी से पहले तो हम किसका यूज करेंगे, इफ का। बुकग्राम पलट दे, हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर यहाँ कंडीशन पहले है इसीलिए हम यहाँ इफ लगा देंगे, फुल स्टॉप हटाएंगे और बीच में क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। यहां लगाने को कहेगा सर तो हमें कुछ नहीं करना, दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। यहां बीच में लगाने को कुछ नहीं था इसीलिए कॉमा लगाया, बीच में लगाने को कंजंक्शन है तो कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है 1% भी। आगे चलो, ठीक है। अब समझना सबसे मजेदार बात है इसमें, अनलेस में है, फालतू का ज्ञान बांटते रहते कुछ लोग, उसको समझ ले। अरे भैया ऐसा यार, सिक्स मजेदार चीज, अनलेस। पहले तो इसका हिंदी अर्थ समझ लो। हिंदी अर्थ होता है यदि नहीं। बेसिकली सी बात है, इसमें दो वर्ड आ गए तो ये दो वर्डों का मिला हुआ संयोग। इसमें एक तो इफ लगा होता है और एक क्या लगा होता है, नॉट। मतलब जहां आपको इफ नॉट लगा करके दिया गया है, आप चाहें तो बेझिझक होकर के वहां किसका यूज कर सकते हैं, अनलेस का यूज कर सकते हैं। अनलेस दो वर्डों के मेल से बना है, इफ से और किससे बना है, नॉट से मिलकर के बना है, पहली बात। अब ये भी क्या बताता है हमें, कंडीशन बताता है। तो हमारे पास दो सेंटेंस होंगे, एक कौन सा सेंटेंस होगा, कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होगा, कंडीशनल सेंटेंस। और एक सर कौन सा होगा, रिजल्ट सेंटेंस। मैंने आपको क्रम उल्टा सीधा करके भी बता दिया। रिजल्ट सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। पहचान एक हद तक सही होती है, आपको चीजों को अपने आप से पहचान करना है, ठीक है। अब वहां इफ का यूज करने को कहा तो इफ का कर दिया, अनलेस का करने को कहेगा तो किसका यूज कर देंगे, अनलेस का कर देंगे। किसके साथ यूज होगा अनलेस का भी, कंडीशनल सेंटेंस के साथ किसका यूज करेंगे हम, अनलेस का क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि इफ की जगह अनलेस करना है कि नहीं करना है, इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको सेपरेट समझा रहा हूं, मेरी आप बात को समझो ध्यान से। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है अब आपको कि ये जो कंडीशनल सेंटेंस है ये वाला, इस पूरे के पूरे सेंटेंस में आप नॉट का यूज नहीं करोगे। किसका यूज नहीं करोगे, नॉट का। जब नॉट का यूज नहीं कर पाएंगे हम इस सेंटेंस में तो फिर बेसिकली बात, ये कंडीशनल सेंटेंस हमें किस में लाना पड़ेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में। किस में लाना पड़ेगा, अफर्मेटिव में। बीच में आपके पास कुछ लगाने को नहीं है तो आपको लगाने को क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा। अब कुछ ज्ञानी बाबा जो है ना, कोई ये ऐसा उल्टा सीधा सा ज्ञान दे देते हैं कि इफ नॉट लगा हो तो अनलेस लगा देना, अगर पहले में नॉट लगा है और दूसरे में नॉट नहीं लगाया तो दूसरे में सीधा क्या लगा देना, नॉट लगा। ये फालतू के ज्ञान है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया कि अनलेस का यूज कहां होता है, कंडीशनल से पहले कॉमा और बीच फिर क्या लगाना, रिजल्ट सेंटेंस। पहले रिजल्ट सेंटेंस लिख दे, बीच में क्या लगा दोगे, अनलेस, और क्या लगा दोगे, कंडीशनल सेंटेंस। मैं लिख रहा हूं आपको एक सेंटेंस, आपको पहचान करनी है कि यहां क्या अपन सुधार कर सकते हैं। लिखिए, he does not work hard, he does not work hard, he will succeed।
या ही विल फेल। बनाइए, क्या बनाओगे? तो फिर सबसे पहले सर क्या लिख दो? अनलेस। मैं बात समझा रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी एक एक बात को। अनलेस जिस सेंटेंस से पहले लगेगा उसमें नॉट नहीं लगेगा। सीधी सी बात सर, उल्टा सीधा ज्ञान नहीं, इसमें नॉट का यूज नहीं होगा। ठीक है, या मैं इसको उठाता हूं, यही काटूंगा। मैंने क्या लिखा? अनलेस लिख दिया मैंने पहले, फिर मैं क्या लिखूंगा? ही डज नॉट वर्क हार्ड। ही डज नॉट वर्क हार्ड, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कॉमा का यूज। ही विल फेल। एक नियम तो मैंने आपको बता दिया। क्या नियम बता दिया? कि जिस सेंटेंस से पहले अनलेस लग जाएगा उस सेंटेंस के साथ आपको क्या नहीं लगाना? नॉट नहीं लगाना। बेसिकली सर यहां से आप क्या काट सकते हो? नॉट को जो है आसानी से काट सकते हो। तो नॉट को हमने काट दिया, कोई दिक्कत किसी को? नॉट को काट दिया, क्या अब ये सेंटेंस ठीक है? नहीं। क्या दिक्कत है इसमें? नॉट तो नहीं लगाना, नॉट तो हटा दिया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में नॉट हेल्पिंग वर्ब तभी लगता है जब या तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो या सेंटेंस कैसा हो? नेगेटिव। नेगेटिव को तो गोली मार के खत्म कर दिया तुमने, तो नेगेटिव तो ये रहा नहीं। इंटेरोगेटिव इसीलिए नहीं है भैया क्योंकि सब्जेक्ट शुरुआत में लिखा है, और जब तक सब्जेक्ट बाबूजी शुरुआत में रहेंगे तब तक इंटेरोगेटिव आगे नहीं आ सकता। इसका मतलब इसको हटाना पड़ेगा। अब ठीक है, अब वर्ब में ऐसे क्योंकि अभी भी सही नहीं है, हटा दिया मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। जब तक आप इसको वर्क्स नहीं बनाओगे, जब तक आप इसको वर्क्स नहीं बनाओगे तब तक आपका सेंटेंस गलत ही रहेगा पूरी तरीके से। अब कोई समस्या किसी भी टाइप की? अब ठीक है, 100% सही है। दूसरे वाले में भी कुछ गड़बड़ करेंगे। कैसे? he will not succeed। सफल नहीं होगा मतलब क्या होगा? फेल ही तो होगा, तो उससे क्या तकलीफ है? अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये जो उल्टे सीधे पहाड़े पढ़ा रखी है ना, उनको थोड़ा सा सुन लेना। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये सेंटेंस नेगेटिव बना के पॉजिटिव बना, भाड़ में गया वो सब कुछ। अगर 100% सही बना के आना तो मेरी बात सुन लेना ध्यान से। ये इफ अनलेस लगाने के बाद, इफ अनलेस लगाने के बाद अगर सेंटेंस का मतलब कैसा निकल रहे? नेगेटिव, तो सीधी बात है इस सेंटेंस का भी नेगेटिव मीनिंग आपको तैयार करना पड़ेगा, चाहे नोट लगा के चाहे बिना नोट लगा करके। ठीक है, अगर इस सेंटेंस का अर्थ पॉजिटिव निकल रहा है, नोट लगा नहीं लगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं, भाड़ में गया वो। अगर इस सेंटेंस को सब प्रोसेस करने के बाद अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव बन रहा है तो हमें हर हालत में इस सेंटेंस का रिजल्ट भी पॉजिटिव लाना पड़ेगा मीनिंग में। आप नोट लगाओ मत लगाओ वो तुम्हारा मैटर है, लेकिन रिजल्ट कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, बात खत्म। अब इधर देखो आप दोनों चीजों को, अगर वो क्या नहीं करेगा? मेहनत नहीं करेगा, तो मुझे ये बताओ मेहनत ना करना पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है? सीधी सीधी बात ये बता दो। नेगेटिव बात है। क्या बात है? नेगेटिव। और फेल हो जाएगा ये भी तो क्या है? नेगेटिव बात। तो फिर नॉट लगाना क्या उधर? और जब नेगेटिव नेगेटिव, मान लीजिए उधर फेल ऑलरेडी नेगेटिव है और मैंने इसके साथ क्या जोड़ दिया? नॉट और जोड़ दिया, तो ये तो उल्टा क्या हो गया? पॉजिटिव। फेल की जगह उल्टा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो ये फालतू का रायता आपको नहीं फैलाना, समझ रहे हो? मैंने पहले भी तुम्हें 3-4 दिन में बढ़िया तरीके से पढ़ाई, अभी भी मैं तुम्हें लक्षण से ही पढ़ा रहा हूं। इसमें कोई समस्या किसी को भी? कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, उसमें मैं इफ लगा रहा हूं, आपको इफ की जगह चेंज करना है। ठीक है, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स कॉमा दे
will not come to school. करिए अनलेस का यूज। करिए फटाफट। तो क्या हो जाएगा, इट की जगह क्या चिपकाना है, अनलेस। अब नॉट दिया हो नहीं दिया हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 1% भी। समझ रहे हो तो मेरी बात को? सबसे पहले क्या लगा दिया, अनलेस लगा दिया। सर जिस सेंटेंस के साथ अनलेस जोड़ना है उसमें नॉट कहीं दिया ही नहीं है, पहले से मामला सेट है, और मामला सेट है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। पहले में बात आपकी बन गई, ठीक है। अनलेस इधर लग गया। अब इधर सेंटेंस पॉजिटिव है तुम्हारी भाषा में। कैसा है सेंटेंस ये, पॉजिटिव। कहीं नॉट दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है क्या कहीं नॉट, नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हुआ, पॉजिटिव। मैं जो समझा रहा हूं उस बात को समझना। ये सेंटेंस क्योंकि नॉट तुम्हें कहीं नहीं दिख रहा, और हमारी भाषा में सेंटेंस को नेगेटिव तभी मानते हैं जब उसमें क्या लगा हो, नॉट लगा हो। कहीं नॉट मुझे तो नहीं दिख रहा, तुम्हारे 10-20 आंख हो तो देख लो, मेरी तो 2 ही शायद, तो मुझे तो नहीं दिख पा रहा। एक ये सेंटेंस मेरी भाषा में तुम्हें समझाने के लिए पॉजिटिव हो गया। अब वे लोग कहां नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। अगर कोई स्कूल नहीं जा रहा, नॉट दिख रहा है आपको क्लियर, और नॉट होने की वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव। क्या ये बनावट ठीक दिए, हाँ नहीं, फिर क्या होना चाहिए, नॉट हटा देना, नॉट आपकी नजरों में यहां से हटा देना चाहिए। यही कहना चाह रहे हो ना तुम लोग। इतना पढ़ाने के बाद भी तुम रहे गोबर के गोबर ही, तब भी तुम्हें लक्षण नहीं आया 1% भी, कौड़ी भर भी तुम्हें लक्षण नहीं आया, कौड़ी भर भी। तभी तुम्हें समझाता हूं कि गोबर को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नालायक को पढ़ा रहा हूं। इफ इट रेन्स, समझ में आ गई बात। मैंने कहा कि इसको गोली मार दो, हमें कोई लेना देना नहीं है कि ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, भाड़ में गया है सब कुछ। आप इसको पढ़ के देखो, मीनिंग निकाल के देखो क्या कहना चाह रहा है। अगर बारिश होती है, अगर क्या होती है, बारिश होती है, बारिश का होना स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो ये लिखा जरूर है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो बेसिकली ये सेंटेंस लिखा पॉजिटिव है, अर्थ कैसा है, नेगेटिव। हमें लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो लिखे वो 1% भी। अब ये सेंटेंस सर बिल्कुल सही लिखा है, इसको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो यहाँ पर जो तुमने ज्ञान बांटा ना अपना, इस ज्ञान की मुझे रत्ती भर भी क्या नहीं है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब बारिश होगी तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, ये भी नेगेटिव, तो फिर ये भी नेगेटिव, रत्ती भर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने यहाँ किया क्या है कि हमने यहाँ क्या लगा दिया, अनलेस जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, अनलेस। 99% गलत करेंगे इस एग्जाम्पल को, मेरा नहीं है, पेपर का सवाल है। अब यहां बेसिकली हमने 2 चीजों को जोड़ा। अनलेस मतलब हमने किसको जोड़ दिया, इफ और नॉट को जोड़ दिया। अब इस सेंटेंस का पूरा मतलब क्या हो गया कि अगर बारिश नहीं होती है तो, जब बारिश नहीं होगी तो बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो घर वाले जूतों से लाल पीला कर देंगे उसे। फिर इसका मतलब यहां पर जब हम इसको लिखेंगे, दे विल कम टू स्कूल, समझ रहे हो ना, इसका ये होगा सीधा। अगर यही बारिश की बात फसल के लिए की जाती तो फिर गड़बड़ हो जाती पूरा का पूरा। तो आपको डिपेंड करना है, सेंटेंस का मीनिंग निकालना है। ये फालतू की ट्रिक इनके इनसे काम नहीं चलेगा, और इसको 90% गलत करेंगे। रीजन यही है इसका, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अनलेस इट रेन्स, अगर बारिश नहीं होती है तो बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। ये बारिश का ना होना पॉजिटिव है, और बच्चों का स्कूल आना भी क्या है, पॉजिटिव। अब कोई समस्या इसमें, क्यों हटा, मैंने वो समझाया तुम्हें, बना तो तुमने दिया होगा, हटा क्यों वो समझाया मैंने तुम्हें, समझ रहे हो। अब देखो कोई समस्या, ऐसे तरीका से समझाएंगे सर।
ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो मैंने कितने पेयर करा दिए तुम्हें? 3। एक तो मैंने कराया तुम्हें टू टू का, दूसरा मैंने कराया तुम्हें सो दैट का। टू टू की जगह ही हम किसका यूज कर रहे थे भैया? सो दैट का क्या कर रहे थे? यूज कर रहे थे। इसमें नॉट नहीं आएगा ना? किसमें नहीं आएगा? जो अभी किया था। नहीं आएगा। तो आप क्या चिल्ला रहे? ठीक है, समझा रहे थे कि नॉट क्यों डाला। दूसरी बात, एज सुन एज मैंने तुम्हें समझाया, 2 एक्शन, जो एक्शन पहले नंबर पर होगा उसके साथ एज सुन एज का यूज करेंगे, दूसरे एक्शन को बाद में लिखेंगे, बीच में किसका यूज करेंगे? कॉमा का। एज सुन एज की जगह हम नो सूनर का यूज करते हैं, नो सूनर के साथ पहले एक्शन के साथ लगाएंगे, बीच में देन का यूज और फिर एक्शन नंबर 2 लिखेंगे। सीधी बात। अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आता तो नो सूनर के बाद हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखना है और एज सुन एज के बाद हमें क्या लिखना है? अजर्टिव सेंटेंस की शुरुआत करनी है। कोई तकलीफ यहाँ किसी को किसी भी टाइप की? हो गया एक साथ क्लियर? ठीक है, अब पेयर वाले अभी तो रह गए, शायद रह गए। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद चलते हैं अगला। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं, कितने हो गए? 8 6 हो गए शायद, है ना? 7। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं सो दैट। यहीं से मैं बहुत सारी बातें बनाऊंगा, आप इसी को ढंग से समझ लो। सो दैट का जो यूज हम करते हैं, नमस्ते भाई, सो दैट का जो यूज हम करते हैं ये किसके लिए करते हैं बेटा? पर्पस बताने के लिए। किस लिए करते हैं? पर्पस बताने के लिए। किसके लिए करते हैं? पर्पस बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सो दैट का। पहली बात आपको यहां क्या ध्यान में रखना है कि सो दैट से पहले आपको कोई क्या करना पड़ेगा बेटा? एक्शन करना पड़ेगा। कोई क्या करना पड़ेगा? तो जिस सेंटेंस में कोई काम किया जाएगा वो सेंटेंस हमें कहां लिखना पड़ेगा? पहले। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? सो दैट लगाना पड़ेगा। और जो हमारा जो पर्पस वाला सेंटेंस है, पर्पस वाला सेंटेंस, वो सेंटेंस आपको कहां लिखना पड़ेगा बेटा? बाद में लिखना पड़ेगा। कैसे पहचान करेंगे सर इसकी? इसकी पहचान का एक ही तरीका है, इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं या तो मे का यूज होगा बेटा या फिर किसका यूज होगा? माइट। जिस सेंटेंस में मे या माइट का यूज है 90%, 10% ऐसे भी सवाल आते हैं बेटा जिनमें मे और माइट का यूज नहीं होता, तब भी हम वहां किसका यूज करते हैं? सो दैट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। लेकिन हाँ, उन सेंटेंसेस में पर्पस आपको जरूर बताया जाता है। ठीक है, कोई तकलीफ आपको? तो एक्शन सेंटेंस पहले, बीच में सो दैट, उसके बाद किसका यूज करना है बेटा? आपको मे माइट वाले सेंटेंस का क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, अगर इस सो दैट की बात करें तो इस सो दैट का हिंदी मतलब जो यहां पर होगा वो होगा ताकि या इसलिए कि। क्या होगा? इसलिए कि। अब इसी सो दैट के ऑप्शन में मैं तुम्हें एक और बात समझा रहा हूं, जो कि रूल नंबर कौन सा होगा? 8। इसी सो दैट की जगह पर हम एक और यूज करते हैं, वो यूज होता है बेटा लेस्ट का, और किसका यूज होता है? शुड का। किसका यूज होता है? लेस्ट का और किसका? शुड का। ठीक है, किसका यूज होता है? लेस्ट का और किसका यूज होता है? शुड का। अब इस लेस्ट शुड का आप पहले हिंदी अर्थ समझ लो। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा न हो जाए कि। क्या मतलब होता है? कहीं ऐसा न हो जाए कि। यहां तक लेस्ट शुड सब लगा लेती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि बेटा शुड के बाद जो वर्ब जो होगी, ध्यान रखना मेरी बात को, शुड के बाद जो वर्ब जो होगी, आपको पहले जो वर्ब लिख करके दी गई है उस वर्ब का ये क्या होगा बेटा? अपोजिट होगा। क्या होगा? अपोजिट। जो वर्ब आपको पहले लिख करके दी गई उसी वर्ब का हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर अपोजिट फॉर्म लिखना पड़ेगा। आपको सक्सीड लिख करके दिया गया पहले, तो जब आप लेस्ट शुड लगाओगे उसी सेंटेंस में
तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा बेटा, वहां पर फेल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कैच दिया गया तो उसी सेंटेंस को जब आप लेस्ट शुड से बना रहे हो तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, मिस का यूज वहां पर करना पड़ेगा। और क्या समझ सकते हैं, और एक और समाधान है, इन्हीं की जगह पर बेटा हम एक और चीज का यूज करते हैं। या तो आपने समझा कि सो दैट का यूज करते हैं पर्पस बताने के लिए हम, या आपने समझा कि हम किसका यूज करते हैं, लेस्ट शुड का यूज करते हैं। इसी पर्पस को बताने के लिए बेटा हम किसका यूज करते हैं, सो एज प्लस टू का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सो एज प्लस टू का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। इससे पहले जो कथा लिखी गई होगी वो हमें एज इट लिखनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ये टू आएगा, जैसे ये टू आएगा अब हमारे तेवर बदल जाएंगे और इस टू के बाद हमें क्या चाहिए, V1 चाहिए। V1 ढूंढने के बाद जो कथा लिखी जाएगी उस कथा को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कोई परेशानी इन तीन पर्पस बताने वाले सेंटेंस में। सबसे पहला पर्पस आप किससे बता सकते हो, सो दैट से। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भरने को आते हैं 99%। सो दैट ये वाला डू एज डायरेक्टेड में पूछ लेते, लेस्ट शुड और सो एज टू ये किस में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक। ये तो हमेशा ही फिल इन द ब्लैंक्स में आया है, लेस्ट शुड। तो सो दैट अगर कोई दो ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें एक का काम का होना बता रहे हैं और दूसरा उस काम को करने के पीछे पर्पस क्या था ऐसा कुछ बता रहे हैं और मे माइट का यूज हुआ है, तो वहां आपको किसका यूज करना है, सो दैट का। मैंने आपको तब समझाया उस लेवल से, अलग अलग आओगे तब तो आप कर ही दोगे, लेकिन आपको सो दैट क्या लिख करके दिया गया, आपको सो दैट लिख करके दिया गया और आपको वहां यूज किसका करने को कह रहे हैं बेटा, लेस्ट शुड का यूज करने को कह रहे हैं। किसका यूज करने को कह रहे हैं, लेस्ट शुड का। तो फिर आपको ध्यान में रखना है जहां सो दैट लगाया वहां लेस्ट, और आगे जाकर के जो मे माइट जहां लिख करके दिए थे वहां किसका यूज करना है, शुड का। जो वर्ब आपको यहां दी गई थी उसका ठीक अपोजिट आप यहां पर यूज करोगे। अब अगर सो दैट से आप यहां जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में सो एज का यूज करना है और क्या लगाना है, टू लगाना है। और टू के बाद हमें किसकी तलाश रहती है, V1 की क्या रहती है, तलाश रहती है। और V1 के बाद जो कुछ लिखा गया है उसे हम 1% भी रत्ती भर भी नहीं छिड़ेंगे। कोई समस्या, एग्जाम्पल करा दो एक दो, सुनो। देखिए, ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा, ये क्या हो गया, एक्शन। सो दैट he might catch the bus, so that he might catch the bus। अब एक और जो पेपर का सवाल है, we keep our bread in the fridge so that it may not spoil। ठीक है, ठीक है, या स्टेल कुछ भी लिख दो। कुछ और सवाल था, देखिए इसको फटाफट। अगर किसी के पास सो दैट का पुराना लिखा हो तो देखना। इट डज नॉट गो बैड है शायद, देखो किसी के पास लिखा है इट डज नॉट गो बैड, ये सवाल है और शायद ये क्लास 10th का है, पर मैंने कराया शायद सबको है। तो बी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज, ये हमारा क्या हो गया, एक्शन। और फ्रीज में रखने के पीछे की वजह क्या है, पर्पस क्या है, ताकि ब्रेड हमारी क्या ना हो,
खराब ना हो। अगर मैं सिर्फ तुम्हें मेमाइट रटा के बैठ जाता तो यहाँ फालतू का क्या हो जाता, रायता तुम्हारे लिए हिल जाता। समझ रहे हो तुम मेरी बात को? अब इसीलिए यहाँ किसका यूज किया गया, क्योंकि देखो यहाँ मेमाइट नहीं है, सेंटेंस में मेमाइट नहीं है, तब भी हमें किसका यूज करना पड़ा है, सो दैट का क्या करना पड़ा, यूज करना पड़ा। ठीक है। अब आपको मैं ये समझा रहा हूं कि ये जो पहला वाला सेंटेंस है, इसकी जगह अगर आपको कोई किसका पूछे, लेस्ट शुड का यूज पूछे, तो कैसे करोगे? ही रैन फास्ट लेस्ट, ही रैन फास्ट लेस्ट ही माइट की जगह किसका यूज, शुड, Mr. Bus. और कैच का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, मिस द। ठीक है सर, इसी का आप सोएज से बना करके बताइए। लो सोएज से भी बना दे। ही रैन फास्ट सो एज टू कैच द बस। किसी को किसी भी नियम में कोई परेशानी बताइए, अगर कोई तकलीफ हो तो किसी भी परसेंट की, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? बात बराबर समझ में आ रही है? जो बताना चाहा वो समझ गए? कोई दिक्कत? पढ़ने आपको बार बार, और जो PYQ आपको कराए के उन्हें पढ़ लेना या खुद से दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कौन सा हो गया? 9 वाला। अगला समझो 10। 10 वाला और कौन सा प्रीपोजिशन है? कंजंक्शन, सॉरी, कौन सा है? शायद पेयर वाले तो हो गए। हाँ, ये समझ लीजिए। एक तो आपको समझना है बेटा आइदर और दूसरा आपको समझना है नाइदर और नॉर। नाइदर नॉर से सवाल आते हैं तुम्हारे पेपर में। ठीक है। एक तो आइदर और दूसरा नाइदर नॉर, यही दो है। पहले इन दो को ही समझो। इनको लगाना कहाँ है बेटा? आपको जो चीजें अलग अलग दी जाएंगी, अगर आपको सब्जेक्ट अलग दे रहे हैं तो सब्जेक्ट में लगा दोगे, अगर आपको ऑब्जेक्ट अलग दे रहा है तो किस में लगा दोगे? ऑब्जेक्ट में। अगर आपको वर्ब अलग दे रहा है तो किस में लगा दोगे? वर्ब। सीधी सीधी बात, जो कॉमन मिलेगा उसे कॉमन लिखेंगे, जो अलग होगा उन्हें आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़ देंगे। सेम यही रूल यहाँ है, नाइदर नॉर ऑब्जेक्ट के लिए भी, सब्जेक्ट के लिए भी और वर्ब के लिए भी। सब्जेक्ट के लिए भी, ऑब्जेक्ट के लिए भी और किसके लिए बेटा? वर्ब के लिए भी। कोई तकलीफ किसी को? कोई दिक्कत? दूसरी बात, आपको एक बात और समझनी है बेटा यहां से, कि ये जो नाइदर नॉर है ये दो वर्डों से मिलकर के बना है, आइदर प्लस नॉट से। ठीक है। सीरीज में ये एग्जाम्पल गलत भी दिए हैं और मैंने इसको कई बार प्रूव भी किया है। ठीक है। चाहे जो सी आप सीरीज उठा के देख लो, वहां इसको गलत दिया गया है नाइदर नॉर को। तो नाइदर नॉर और नाइदर नॉर दो वर्डों का मेल होता है, आइदर और नॉट का। इसकी बात आपको एक बात यहां से ये समझ में आती है कि नाइदर के साथ हम किसका यूज नहीं करेंगे? नॉट का यूज नहीं होगा उस पूरे के पूरे सेंटेंस में। इतनी बात समझ में आई? जो दो अलग चीजें होंगी हम उन्हीं को हर बार क्या करेंगे? लपेटने का काम करेंगे। दूसरी बात, इस वाले सेंटेंस का यूज, इस वाले सेंटेंस का यूज आप कब करते हो? आइदर नाइदर नॉर वाले का, जब आपके पास दो चीजें हैं और दोनों की दोनों को ही क्या कर दें? मना कर दें, ना तो ये और ना वो। जब आपके पास दो है, कितनी है? दो, और दो में से कितने की बात करें? एक की। दो में से कितने की बात करें? एक की। तो इसका मतलब क्या निकलता है? या तो ये यहां कुछ लिखा होगा उसके सेंस में अर्थ निकालेंगे, और फिर यहां क्या निकालेंगे? या तो या।
ठीक है, इसका क्या मतलब निकलेगा, ना तो ये अब यहां कुछ निकलेगा उसके अकॉर्डिंग अर्थ निकालेंगे, ना तो ये और ना ही, ठीक है। कैसे बनती है जुगाड़, एग्जांपल से समझाओ, पेपर वाला सवाल समझा लो, समझ लेना ध्यान से। सीता डज नॉट सिंग, एक सी डज नॉट डांस। ये सवाल आया था पेपर का और हर सीरीज में इसको गलत दिया गया, हर सीरीज में पता नहीं कौन सी समझ से नशा वसा करके पेपर बनाते, कैसे बनाते। तो सीता डज नॉट डांस और सी डज नॉट डांस, सॉरी सीता डज नॉट सिंग और सीता डज नॉट डांस। एक ऊपर नीचे हो सकता है, शायद पहले वाले में डांस हो, नीचे वाले में सिंग हो, हमें अपना कंसेप्ट समझना है। आपको मैं पहले आइदर और समझा रहा हूं, फिर आपको नाइदर नॉर समझाऊंगा, ठीक है। पहले आइदर और से लगाओगे। अब कुछ लोगों को तो यही गलत अलग अलग दिख रहा होगा कि यहाँ सीता है और यहाँ क्या है सी, तो कहीं वो इसी में ना ठूस बैठे आइदर और। तो ये गलती नहीं करना, एक बार नाउन आ जाती है तो उसी नाउन से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन अचार डालने के लिए नहीं होते। ये यहाँ पर क्या है सिंग, ये अलग वर्ब है, और यहाँ पर क्या है डांस, ये भी अलग वर्ब है। जब दो अलग अलग वर्ब हो गई तो किसके साथ यूज करेंगे, बेसिकली वर्ब के साथ। अगर आप आइदर और का यूज करोगे यहां तो क्या बनेगा, सीता आइदर डज नॉट ईदर, ऐसे कर दो कोई दिक्कत नहीं। सीता ईदर, अरे सीता डज नॉट आइदर सिंग और डांस, ठीक है। यहां कोई छेड़खानी हमने नहीं की। आइदर के साथ आप क्या लगा सकते हो, नॉट लगा सकते हो, हमने इसको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब दिक्कत कहां आएगी बेटा, जब आप नाइदर का यूज करोगे यहां तो फिर आपको दिक्कत आएगी। आइदर से हमने किया, अब इसी को हम किससे लपेटने का काम करते हैं, नाइदर से। तो सीता का क्या लिखा, सीता, ठीक है। अब मुझे लगाना क्या है, मैंने बेसिकली अभी इनको नहीं छेड़ा, डज का डज रख दिया बेटा, नॉट का क्या रख दिया, नॉट, ठीक है। अब मुझे जो अलग है पहले मैंने उनको टारगेट किया। सिंग से पहले क्या लगा दिया, नाइदर, और डांस से पहले मैंने क्या लगा दिया, नॉट। यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा यहां। लेकिन सर हम एक नियम पढ़ के आए हैं ऊपर कि जिस सेंटेंस में नाइदर लगा होगा उस सेंटेंस में क्या नहीं लगेगा, इसको आपने खत्म कर दिया। क्या अब ये सेंटेंस ठीक है, नहीं, क्योंकि अब ये सेंटेंस पूरा का पूरा क्या हो गया, अफर्मेटिव। अर्थ नेगेटिव निकल रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां सेंटेंस की बनावट कैसी है, अफर्मेटिव। और सर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। कोई समस्या किसी को, अब सेंटेंस सही है, नहीं, क्योंकि अभी तो सीता सिंगुलर है और V1 क्या दे रहा है, V1 को क्या मानते हैं हम, प्लूरल मानते हैं। इसका मतलब हमेशा सिंग के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एस। ऐसा सीरीज में दे रहा है, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांस, ऐसा सीरीज में लिखा है। अब सीता ही करती है ना दोनों कामों को, सीता ही नाचती है, सीता ही गाती है। सीता कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ सिंग तो सिंगुलर हो गया, क्या फिर डांस प्लूरल बना रहेगा इसके साथ, बात तो तभी मानी जाएगी जब यहां भी क्या होगा, डांसेस होगा। और ये हमने करेक्शन करवाया है सीरीज में, वहां क्या दिया है, डांस दिया है। समझ में आ गई मेरी बात, कोई तकलीफ तो नहीं है। कोई चीज हट रही है तो उसका ऑप्शन क्या होगा, वो बातें आपको पता होनी चाहिए अच्छी से। अब कोई समस्या इधर और में, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, 1% भी। आगे चले, अगला है हमारा रूल नंबर 11, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी हो सकता है बेटा। कभी कभी बेटा इस बट आल्सो की जगह खाली क्या लिख करके मिलता है,
बट लिख करके मिलता है, तब भी वही बात है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब दोनों ही काम इसमें होने चाहिए। दो है, दोनों के दोनों ही होंगे, दोनों के दोनों ही होंगे। दोनों के दोनों ही या तो होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मना भी तो कर सकता है। ठीक है, कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, समझिए मेरी बात को। जो कॉमन मिलेगा वो तो आपको हर बार क्या निकालना है, कॉमन निकालना ही है, जैसे मैंने लिखा। और ये भी बात समझ गए, जो अलग अलग चीजें होंगी उनमें हम जोड़ेंगे। आइदर और हमने किस में जोड़ा, अलग अलग में, तो ऐसे ही किसको जोड़ना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो को। चाहे वो सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो कोई क्या हो सकता है, कोई वर्ब हो सकती है। जैसे मैंने लिखा, ही इज अ डॉक्टर। हमने कहा वो डॉक्टर है। ही इज अ टीचर। हमने कहा वो डॉक्टर है, हमने कहा वो टीचर है। एक ही व्यक्ति के बारे में बात करें, हमने कहा वो डॉक्टर भी है और वो क्या है, टीचर भी है। तो प्रोफेशन अलग हो गया, प्रोफेशन को हम अलग अलग करेंगे। ही इज, अब अलग अलग क्या है बेटा, ही इज नॉट ओनली, अलग क्या है, ए डॉक्टर और ए टीचर। ही इज नॉट ओनली अ डॉक्टर। अब या तो आप खाली बट लगा दोगे या क्या लगाओगे, बट ऑल्सो अ टीचर। ये तो हो गया क्या बेटा, ऑब्जेक्ट अलग हो गया। ठीक है, और मैं समझाऊंगा आपको, और बताइए। बहुत एक ही एग्जांपल है ना, ज्यादा कुछ समझने की इसमें जरूरत है नहीं खास। कोई दिक्कत इसमें नहीं, आगे चल सकते हैं। रूल नंबर 12, अब मैं समझा रहा हूं आपको बिकॉज। क्या समझा रहा हूं, बिकॉज। ठीक है, अब बिकॉज का आपको यूज कहां करना है। पहली बात तो ये बिकॉज भाई साहब लगेंगे हमेशा बीच में। इसका मतलब इनसे पहले कोई काम, किसी एक्शन का क्या होगा बेटा, जिक्र होगा। अब या तो इस एक्शन का होना बताएंगे या फिर बेटा इस एक्शन का नहीं होना बताएंगे। कोई समस्या। अब ये एक्शन हुआ तो होने के पीछे क्या था, रीजन क्या था, वो आपको बताना है। या ये एक्शन क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन आपको यहां बताना पड़ेगा। सीधी सीधी बात मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं, जब पहले काम का होना या ना होना बता दें, बाद में रीजन बताएं। पहले काम का होना या ना होना, बाद में क्या बताएं आपको, रीजन बताएं। तो हम वहां यूज किसका करते हैं बेटा, बिकॉज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जिनको बिकॉज का मतलब नहीं पता वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सारे एग्जाम्पल एक बार में समझाऊंगा, अभी खाली नियम समझो। ठीक है, अब कुछ लोग इसको जिद करें कि नहीं हम बीच में नहीं लगाएंगे, हम तो क्रम उसका उल्टेंगे। तो हम रीजन बताने के लिए ही हम एक और उसका यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम सिंस का। इसका भी मतलब क्योंकि होता है या चूंकि होता है। ठीक है, अब यहां किसका यूज कर दिया हमने, सिंस का। अब मैंने आपको कहा सिंस लगा दिया। अब ये सिंस जहां लगेगा उसके तुरंत बाद हमें क्या बताना पड़ेगा बेटा, रीजन बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा। बीच में क्या लगाओगे, कॉमा लगाओगे, क्योंकि कंजंक्शन आप कहां ले आए, शुरुआत में ले आए। कहां ले आए, शुरुआत में। और उसके बाद में आपको क्या ले जाना पड़ेगा, एक्शन ले जाना पड़ेगा। कोई तकलीफ किसी को, मतलब सिंस का यूज आपको ध्यान रखना है कि सिंस बीच में नहीं लगता, सिंस कहां लगता है, शुरुआत में लगता है। कोई तकलीफ किसी को। अब मैं इसी रीजन को थोड़ा सा और ढंग से लिखना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि प्रीपोजिशन, सॉरी, कंजंक्शन जहां लगता है बीच में, कंजंक्शन कहां लगे, वहीं का वहीं लगे। बस मैं अब ये चाहता हूं कि एक्शन की जगह रीजन लिखूं और रीजन की जगह क्या लिखूं, एक्शन। सर ये काम तो हमने यहीं पर किया है, पहले रीजन लिखा है फिर क्या लिखा है, एक्शन। लेकिन अंतर है यहाँ,
यहां हमने कंजंक्शन को कहां लगाया है, शुरुआत में। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि शुरुआत में लगे, कंजंक्शन वहीं लगे जहां वो कंजंक्शन लगता है। तो सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा बेटा, एक्शन रीजन बताना पड़ेगा। एक्शन के बाद सबसे पहले आपने क्या बताया, रीजन, और रीजन बताने के बाद आप एक्शन बता रहे हो कि काम हुआ कि नहीं हुआ। क्रम पलट गया, हम कंजंक्शन को शुरुआत में भी लिखना नहीं चाह रहे, शुरुआत में लिखना चाहते तो किसका यूज कर देते, सिंस का। अब हम बीच में ही कंजंक्शन यूज करना चाहते हैं तो फिर यूज होता है बेटा सो का। किसका यूज होता है, सो का। अब कोई तकलीफ, जो अगर पहले आपको क्या बताया जाए बेटा, पहले एक एक्शन बताया जाए, बाद में रीजन बताया जाए, और कंजंक्शन का यूज बीच में करना हो तो आपको यूज करना है बिकॉज का। अगर आपको पहले रीजन बताया गया है, बाद में एक्शन बताया गया है, कंजंक्शन का यूज आप बीच में ही करना चाह रहे हो तो किसका यूज होगा, सो का। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि नहीं हम कंजंक्शन का यूज शुरुआत में कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, तो अब जहां कंजंक्शन लगेगा उसके तुरंत बाद क्या लगेगा, रीजन लगेगा। तो कंजंक्शन लगा यहां, और यहां क्या लिखा हमने, रीजन लिखा। बीच में कुछ लगाने को नहीं है तो कॉमा जी आ जाएंगे, और बाद में क्या बताना पड़ेगा हमें, एक्शन। एज सिंस की जगह आप किसका यूज कर सकते हो, एस का, कोई तकलीफ नहीं है। कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत है किसी को। अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आप सबके अकॉर्डिंग उसको ढाल देना। जैसे मैंने लिखा, he came late, he came late, fill in the blanks, he woke up, sorry, he was ill। चलिए क्या लगेगा, बिकॉज। अब अगर मुझे यहाँ सो लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, he was ill he was ill, so he came he was ill, so he came late। since he was ill comma he couldn't सिंस का यूज करोगे तो सिंस he was ill, comma he came late। अति बड़ी बीमारी की स्पेल इलते से होती है। आपको कोई तकलीफ यहां तक, कोई परेशानी, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, बराबर समझ में आ गया। अब और कौन सा रह गया, when or while। हाँ ये प्रीपोजिशन में समझ सकते हो। चलो यही समझा देता हूँ मुझे। कितने हो गए, 13 13 है तुम्हारे 12 अब समझो। एक समझ लो when, और एक समझ लो while। पहली बात तो समस्या ये है कि दोनों का मतलब ही क्या होता है, ठीक है, दोनों का मतलब ही क्या होता है, जब होता है। अब होता क्या है, दोनों कामों के इसमें दो एक्शन होंगे। कितने एक्शन होंगे, दो। इसमें भी क्या होंगे, दो एक्शन होंगे। क्या होंगे, दो एक्शन। अब दो एक्शन यहां भी हो रहे हैं, दो एक्शन यहां भी हो रहे हैं, टाइम दोनों का क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या भैया, एक काम को रोक कर, समझाऊंगा कैसे, ये एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। एक काम को रोककर दूसरा काम शुरू करें, दूसरा काम शुरू करें, बताऊंगा, पेशेंस रखें। बेसिकली ये वाला काम जो है अभी क्या नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, समाप्त ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, दोनों ही एक्शन या दोनों ही काम
एक साथ हो रहे होंगे, एक साथ हो रहे होंगे। दोनों ही काम क्या होंगे भैया? एक साथ होंगे। एग्जाम्पल लिखा, खुद की बुद्धि का यूज करना और बताना कौन सा क्या हो सकता है। सी वाज टॉकिंग टू हर मदर, fill in the blanks. She was cooking food. आजकल की तो इतनी एक्सपर्ट हो गई है, खाना वाना तो दूर की बात है, चाहे जो करा लो, दो काम तो छोड़ो, 8-10 एक साथ एक चलाती रहेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, रत्ती भर भी काम टकाटक एकदम। तो सी वाज टॉकिंग, हाँ, सी वाज टॉकिंग टू हर, सी वाज कुकिंग फूड। ऐसे फोन लगा लिया, या ऐसे लगाने की भी जरूरत, अब तो ये लगा लिए ईयरबड्स, काम तमाम, फोन को कहीं भी डाल दो और कर रही है, फोन भी कर रही है, बाहर लाएगा सब। हाँ, तो वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखता यहाँ क्या लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बल्कि से कुकिंग करता हूँ, फोन करे वो कुकिंग में। तो सर आदमी भी तो करते हैं, बाइक पे चल रहे हैं और कार। मैंने तो मना नहीं किया ना कि नहीं करते आजकल, मैंने कैसा करता पहले तो ऐसे लगा लेते थे, 3 काम अब है ऐसे सर। लगाने की भी जरूरत, अब तो ईयरबड्स लगा लियो, कलेश खत्म तुम्हारा। 3 ठीक है। काम है याद है सर, फोन बात करते हैं, बाइक चलाता हूँ, एक्सीडेंट हुआ है। लिखिए। काम करे 3 काम है यार। She called her mother, fill in the blanks. She was sleeping. She called her mother, she was sleeping। बाकी मम्मी ने बात क्या लगाओगे? वो तो सो रही थी बहन। तो जब कॉल करेगी, आवाज लगाएगी, तब सोना उसे रोकना पड़ेगा। सोती बोलना वाली। मैं वो आवाज लगाने वाला कह रहा हूँ। अबे तो ये तो है ना, सी वाज स्लीपिंग। सोती कैसे लगा लेगी फोन? तो वही तो वो सो रही थी, फिर कैसे बुलाएगी अपनी माँ एक को? काम को खत्म कर वो काम बंद करना पड़ेगा ना, सोने का। वो काम क्या करना पड़ेगा उसे? बंद। जागना तो पड़ेगा, जिस समय कॉल करेगी, जिस समय आवाज लगाएगी, उस समय तो उसे क्या करना पड़ेगा? जागना पड़ेगा कि नहीं जागना पड़ेगा? रात को तुम सो रहे हो, और सोते सोते तुमने, जब तुम जाग गए तो माँ के लिए आवाज लगाई, जब भी काम तो सोने का हो रहा था उसी टाइम भी, लेकिन हुआ क्या कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, यहाँ दोनों एक साथ हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ किसका यूज करना पड़ेगा देवता? जबकि सोने का काम पूरा नहीं हुआ। ठीक है, और कोई समस्या? वो अपने मन से जल्दी तो पूरा कराऊंगा, रोज रोज नाटक नहीं करा पाऊंगा मैं। 9 बजे तक क्लास है। अगला बताओ, कोई रह गया हो तो? पूरे हो गए? देखो, अगर कोई गलती से रह गया हो तो भैया। नहीं सर, पूरे हो गए। As well as कुछ की मीनिंग ध्यान में रखना। और ये as, if, although, yet, ये भी एज वेल एज के साथ साथ, एक तो करा दिया ना भैया मैंने, नहीं, और दो As करा if- देता हूँ। as if, जैसे कि करा रहा हूं। जैसे कि 16 खाली एज, ये आया था पेपर में सवाल एक बार, जिसमें दोनों दिए थे बेटा, एज इफ भी दिया था और क्या दिया था? एज दिया था। जैसे ही जंप्स एज फ्रॉग डज, ये उसका सही आंसर था, पेपर का सवाल है। ही जंप्स एज फ्रॉग डज, वो मेढक की तरह उछलता है। ये मीनिंग ध्यान में रखना आप लोग। इसके बाद ऑल दो
इसमें अपन एज इफ नहीं लगा सकते? क्या एज इफ नहीं क्यों? लगा सकते हो जब ये ऑप्शन में नहीं होगा तब। ऑल दो के साथ ध्यान में जब रखना, ये दोनों हो तो एज लगाना है। हाँ ऑल दो के साथ ध्यान में रखना आपको क्या रखना है, येट का यूज करना है। और ये दोनों ही सॉरी कॉन्ट्रैक्शन बताने के लिए, विरोधाभास बताने के लिए, अपोजिट चीजें बताने के लिए यूज किए जाते हैं। ये आता है सवाल पेपर में, लिख रहा हूं मैं। ऑल दो ही इज पुअर, ऑल दो ही इज पुअर। अब यहां आपको कॉमा भी लगा हुआ मिल सकता है और क्या लगा हुआ मिल सकता है, येट। लेकिन मैंने येट आपको फिल इन द ब्लैंक्स की नजर से लिखवा है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स आए और ऑल दो लगा हो, येट दिया हो, तो आपको क्या, ऑल दो लगा हो, येट ऑप्शन में दे रहा हो तो येट लगाना, येट लगा हो, ऑल दो ऑप्शन में हो तो क्या लगाना, ऑल दो लगाना। ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। ऐसे ही यूज किसका होता है बेटा, अकेला, बट का होता है। किसका होता है, बट का। बट आपको क्या बताता है बेटा, यही बताता है विरोधाभास, कॉन्ट्रैक्शन। अपोजिट चीजों के लिए किसका यूज करते हैं, अपोजिट चीजों के लिए किसका यूज करते हैं, बट का यूज करते हैं। जैसे ही इज पुअर बट हैप्पी, या आप पूरा लिख सकते हो बट ही इज हैप्पी। इसी के जैसा मिलता जुलता ही एक होता है बेटा ऑल दो, सॉरी खाली थो। इसका मतलब होता है हालांकि या जबकि। बस ध्यान इतना रखना है कि बट बीच में लगा, लेकिन ये कहां लगेगा, शुरुआत में। तो ही इज पुअर कॉमा, आप पूरा सेंटेंस लिखना चाहो तो लिख देना। तो ही इज पुअर कॉमा, या तो ही इज पुअर, हालांकि बदलिए बट ऑनेस्ट। कोमा आएगा तो फिर बट क्यों आएगा? ये भी बात ठीक है। ठीक, और कोई, टू के साथ बट हमेशा आता है? नहीं तुमने लगा दो, हमेशा नहीं आता। आपने क्यों लगाया? हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा लगाना पड़ेगा। कॉमेंट की बात कॉमा की जगह पर बट का यूज कर सकते हैं। या पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट, ऐसे लिख दो। ठीक है, और कोई रह गया, और कोई कंजंक्शन रह गया? सर एक नो सुनर देखना बता रहा हूं। नो सूनर करा दिया, अभी समझा रहा हूं दोबारा से। और कोई रह गया क्या, पूरे हो गए? ठीक है, ये नो सूनर देन का और समझ लो। कहाँ गया, ये रहा। तो देखो दो एक्शन होने चाहिए। पहली बात तो जो एक्शन पहले होगा उससे पहले हम यूज करेंगे। एज सून एज का कहेगा तो एज सून एज कर देंगे, नो सूनर का कहेगा तो नो सूनर का। बस नो सूनर वाले में आपको इतना ध्यान रखना है कि नो सूनर के तुरंत बाद आपको क्या लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। बस यही गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई समस्या किसी भी टाइप की नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद मैंने तुम्हें इसका कराया, टू का कराया, एडजेक्टिव से पहले TW2, एडजेक्टिव की तुरंत बाद TO2, और इस TO2 के बाद आपको किसका यूज करना है, V1 का क्या करना है, यूज करना है। फिर मैंने आपको समझाया सो दैट का, एडजेक्टिव से पहले टू का, सो का यूज करना है, एडजेक्टिव के बाद आपको दैट का यूज करना है, एट दैट के बाद हमें एडजेक्टिव सेंटेंस चाहिए, या तो कैन लगेगा या कुड, कैन नॉट या कुड नॉट, या एबल टू वाला लगेगा या क्या लगेगा, अनेबल टू वाला लगेगा। सो दैट ये इंटरचेंज कर सकते हो, सो की जगह टू कर दोगे, दैट की जगह टू कर दोगे, V1 में ला दोगे इसको, या टू की जगह सो कर दोगे, टू की जगह क्या कर दोगे, दैट कर दोगे। और ये यहां से आपको सब्जेक्ट जोर मानना पड़ेगा। सब्जेक्ट लाओगे कहाँ, जो पहला सब्जेक्ट देगा उसके अकॉर्डिंग कैन नॉट, कुड नॉट, ये आपको बनाने पड़ेंगे वहां से। फिर मैंने आपको समझाया एज सून एज, अभी समझाया मैंने आपको जस्ट। ठीक है,
फिर मैंने आपको समझाया इफ का यूज कंडीशनल सेंटेंस के साथ करते हैं, अनलेस का यूज भी कंडीशनल सेंटेंस के साथ करते हैं। जिस सेंटेंस में अनलेस लगेगा उस सेंटेंस के साथ आपको नॉट का यूज नहीं करना। दूसरा सेंटेंस आपको देखना है खुद पढ़ करके, मीनिंग बेसिस पर ही आपको जज करना है। पहले का सेंटेंस मीनिंग पॉजिटिव निकले तो दूसरे का पॉजिटिव बनाना है, पहले का नेगेटिव निकले तो दूसरे का क्या बनाना है, नेगेटिव अर्थ आपको तैयार करना होगा। अब बिना नोट लगाए बन जाए तो बिना नोट लगाए, और नोट लगा करके बनाना पड़े तो नोट लगा करके। ठीक है, ये अनलेस का प्रोसेस हो गया। इसके बाद मैंने तुम्हें समझाया किसका, ये सो दैट का यूज हम पर्पज बताने के लिए करते हैं। पहले एक्शन और उसके बाद क्या बताओगे, पर्पस। लेस्ट शुड का यूज भी हम पर्पज बताने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ती है। पहली बात तो इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो सेंटेंस को आप लेस्ट शुड से यूज कर रहे हो उसमें ये होनी चाहिए कि आपने जो सो दैट लगाया उसकी जगह लेस्ट लगाना है। जो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब आगे यूज की जाएगी वहां हेल्पिंग वर्ब आपको शुड यूज करना ही करना है। और तीसरी बात, शुड के साथ आपको अपोजिट सेंस की क्या लिखनी है, वर्ब लिखनी है। पहले फेल दे रहा है तो पास लिखना है, और पास दे रहा है तो क्या लिखना है, फेल लिखना है। फिर मैंने इसी की जगह आपको किसका यूज करना सिखाया, सो एज टू का यूज करना सिखाया। टू के बाद क्या लगता है, V1 लगता है, और ये हम बात पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैंने तुम्हें सिखाया आइदर और नाइदर नॉट। ये दोनों अलग अलग में लगती है, जो चीजें अलग होंगी हमारे सेंटेंसेस में उनके साथ जोड़ेंगे। सब्जेक्ट हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो वर्ब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कॉमन चीजों को हम एक बार लिखेंगे। दूसरी बात, हाँ मुझे एक बात यहाँ और ध्यान में आ गई कि जब भी आप किसको अलग करोगे बेटा, ये जो आइदर और ये जो नाइदर नॉर वाली जो चीजें है ना बेटा, इनको जब आप किससे जोड़ो, सब्जेक्ट को जोड़ो। इन दोनों में जब आप किसको जोड़ोगे बेटा, सब्जेक्ट को जोड़ोगे। किसको जोड़ोगे, सब्जेक्ट को जोड़ोगे। जब आप इसमें सब्जेक्ट को जोड़ोगे ना तो जो वर्ब जो लगेगी यहां पर, वर्ब जो लगेगी ना, वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगानी पड़ेगी। कैसे, ये समझो मेरी बात को। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। तो फुटबॉल खेलना तो एक ही काम है, एक ही ऑब्जेक्ट है, प्ले भी एक ही है। आई और ही क्या है, अलग अलग, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। अब नाइदर नॉर से जोड़ना है, नाइदर नॉर से, आइदर और से जोड़ना है, आइदर और से। तो मैं आइदर और से जोड़ देता हूं, आइदर ही और आई। अब ये दोनों तो यूज हो ही गए। अब दिक्कत ये है कि ही के अकॉर्डिंग लगाए प्लेस और आई के अकॉर्डिंग क्या लगाए, प्ले। अब क्या लगाए हम, तो हम यहाँ किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे भैया, आई के अकॉर्डिंग। आई प्ले, नहीं लगी तो हम कहां से लगा देंगे, देगा तो लगा देंगे, अपनी तरफ से थोड़ी लगा देंगे, समझ रहे हो। मैं तो अपना काम करा रहा हूँ, तुम करके आते हो कि नहीं आते हो। मैं तो तुम्हें 2-2 3-3 बार करा दी मैंने तो, ठीक है। ऐसा ही यूज किसका होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का होता है। इसमें या तो दोनों कामों का होना बताएंगे या दोनों कामों का न होना बताएंगे। मैंने ये एग्जांपल से तुम्हें समझा दिया। फिर मैंने तुम्हें समझाया बिकॉज का यूज, जब पहले आपको एक्शन लिखा मिले, बाद में क्या लिखा मिले, रीजन लिखा मिले, तो बीच किसका यूज कर दोगे, बिकॉज का। पहले सिंस लगाए, बाद रीजन लिखे, कॉमा लगा करके क्या लिख दोगे, एक्शन। बीच में आपको सो का यूज करना हो, बाद में एक्शन लिखा हो, पहले रीजन बता दें, तो किसका यूज कर दोगे आप, वहां सो का यूज कर दोगे। ये एक ही एग्जांपल को मैंने तीनों तरीकों से तुम्हें बता दिया। व्हेन और व्हाइल का यूज, जब दो काम, वैसे तो पढ़ने पर तो ऐसा लगेगा कि दोनों काम क्या हो रहे हैं, एक ही साथ हो रहे हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्हाइल का मतलब होता है ड्यूरिंग। क्या होता है, ड्यूरिंग। कोई एक और काम हो रहा है और उसी काम हम एक और काम कर देते हैं। मैंने शायद वो दोस्त से मिलने वाला तुम्हें एग्जांपल कराया, जब वो छुट्टी पर था तभी मैं जाकर के उससे मिला, तो उसकी छुट्टियां भी चल रही थी और उसके मिलने का भी काम वहां उसके साथ हो गया था, ठीक है। इसके बाद मैंने तुम्हें क्या कराया, एज वेल एज के साथ, ठीक है, या इसका मतलब भी निकलता है, एज इफ होता है,
एज की तरह होता है, ये एग्जाम्पल पेपर का सवाल है, ये ध्यान रखना इसको। ऑल्दो के साथ एट का यूज होता है, एट लगा करके दे दो, इसका यूज करना है आपको ऑल्दो का। बट विरोध बताने के लिए अपोजिट, पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, या पहला नेगेटिव हो तो दूसरा क्या हो पॉजिटिव हो। तो का यूज भी कॉन्ट्रैक्शन बताने के, इन तीनों का यूज भी किसके लिए करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बताने के लिए ही करते हैं, तीनों के तीनों का यूज। ठीक है, पढ़ लेना। एंड सब जानते हैं, जब तो एंड का यूज दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो आपको वर्ब कैसी लिखनी है, प्लूरल लिखनी है। लिख लो इस नियम को, और क्यों छोड़ो इसको। मतलब वो एंड का यूज, ये दोन से ज्यादा ही है। तो इसका यूज भी दो अलग अलग चीजों को जोड़ने के लिए करते हैं। दो वर्बों को जोड़ सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो नियम समझा रहा हूं जो आपको समझना है। जब एंड से हम किसको जोड़े, दो सब्जेक्ट को जोड़े, ये सब्जेक्ट 1 और ये सब्जेक्ट 2, और इनके बीच में हमें किसका यूज करना है, एंड का यूज करना है। किसका यूज करना है, एंड का। तो ये जो वर्ब जो यहाँ पर लिखी जाएगी, ये वर्ब हमेशा कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। ये नियम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिर्फ सब्जेक्ट वाले केस में, और इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को। फिर खाली और भी होता है, और दो चीजों में से एक का सिलेक्शन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, और का यूज करते हैं। आप यहाँ से आइदर वाले में से आइदर हटा दो, खाली और का यूज करना चाहो तो वो वहां भी क्या है, ठीक है। आइदर के होने या ना होने से उस जगह क्या नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइदर लगा दोगे तब भी दो में से एक चुना जाएगा, और लगा दोगे तब भी दो में से क्या चुना जाएगा, वहां एक ही चुना जाएगा। अब देख लो, एक बार पढ़ के देख लो अपनी कॉपी पलट के, कोई समस्या हो तो भैया पूछ लो। ठीक है, और पलट के देखो खुद, क्योंकि टीचर कराता है तब तो सब बढ़िया ही लगता है।